अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज मो। इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीसेकेराइड्स की इंट्रोडक्शन के बारे में और फिर हम लोग इसी वीडियो में हम लोग होमोपॉलीसेकेराइड को डिस्कस करने वाले हैं। सो एज वी नो कि हमारे पास ये बायोकेमिस्ट्री की सीरीज़ है जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बायोकेमिस्ट्री को इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं और आज उस सीरीज़ की एक वीडियो है जिसमें हम लोग पॉलीसेकेराइड को स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको इंशाल्लाह कंप्लीट भी कर देंगे। सो पॉलीसेकेराइड होते क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस इंट्रोड्यूस देम। सो पॉलीसेकेराइड्स जिनको आप लोग एक दूसरा नाम देते हैं, यू कैन आल्सो कॉल्ड इट ग्लाइकेंस। ये इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें आपके पास मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स होते हैं। मोनोसेक्राइड्स, और ये अप टू थाउजेंड्स एंड लैक्स तक हो सकते हैं। इनफैक्ट अप टू 1 लाख तक हो सकते हैं, ये 10 से लेकर 1 लाख तक। सो ये आपके पास पॉलीसेक्राइड होते हैं जिसमें आपके पास वो क्या होते हैं, ये पॉलीमर्स होते हैं मोनोसेक्राइड्स के, मतलब दे आर पॉलीमर्स बेसिकली, पॉलीमर्स। और इनके मोनोमर्स क्या होते हैं? एग्जैक्टली मोनोसेक्राइड्स। जो आपके पास पॉलीसेक्राइड होते हैं वो आपस में एक दूसरे से डिफर करते हैं किस चीज़ के ऊपर? मतलब कि जो मतलब कि आपके पास लिविंग सिस्टम में बहुत सारे पॉलीसेक्राइड्स हैं, वो आपस में डिफर कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड, मतलब कि उनमें कौन सी टाइप है, टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड। ठीक है, मोनोसेक्राइड। ठीक है, इसके बाद वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के ऊपर, मतलब कि जीएल लिंकेज, मतलब कि अल्फा है, बीटा है, कौन सा कार्बन इन्वॉल्व है। इसके बाद वो ब्रांचिंग के ऊपर वेरी करते हैं, यानी कुछ पॉलीसेक्राइड्स में ब्रांचिंग होती है, कुछ में नहीं होती है। ठीक है, और उसके बाद वो डेरिवेटिव्स के ऊपर भी, डेरिवेटिव के कहीं मोनोसेक्राइड के डेरिवेटिव भी तो इन्वॉल्व नहीं है, डेरिवेटिव्स के ऊपर भी एक दूसरे से काफ़ी डिफर कर रहे होते हैं। एंड द सुप्रीम इज दैट कि वो एक दूसरे से लेंथ की बेस के ऊपर भी, लंबो मतलब कि कोई लंबे होते हैं, लेंथ के बेस के ऊपर भी एक दूसरे से वेरी करते हैं। मैंने यहाँ पर कहा कि वो 10 से लेकर 1 लाख तक हो सकते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं, कुछ 20 मोनोसेक्राइड लंबे होते हैं, कुछ 200 होते हैं, कुछ 2000, कुछ 20,000, इस तरह से कुछ लाख तक होते हैं। तो मतलब कि दे आल्सो डिफर ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, और ये लेंथ डिपेंड कर रही होती है कि उनके पास मोनोसेक्राइड की तादाद कितनी है। जो आपके पास मोनोसेक्राइड है वो कितने हैं, मोनो ये कितने हैं, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि उनका लेंथ कितनी होनी है। सो आपके पास लिविंग सिस्टम में पॉलीसेक्राइड्स की 2 टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स। नंबर 1 यू हैव होमोपॉलीसेक्राइड्स, जो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, होमोपॉलीसेक्राइड्स। और दूसरे होते हैं आपके पास हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स, हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स। होमो मीन्स होमोसीपियंस, फॉर एग्जांपल हमारी ह्यूमंस का नेम है ना बायोलॉजिकल, होमो मीन्स सेम, एंड हेटेरो मीन्स एग्जैक्टली डिफरेंट। यानी कि इस तरह के पॉलीसेक्राइड्स जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही, यानी एक ही सेम मोनोमर से मिलकर बने होते हैं। सेम मीन्स ये जो सेम और डिफरेंट है, ये मोनोसेक्राइड की टाइप को शो कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ मोनोमर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर होमो की एग्जाम्पल आपको दूं, होमोपॉलीसेक्राइड की, तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो स्टार्च होता है, जो आपके पास अक्सर रोटी में, आटे में, चावलों में, या फिर जो फॉर एग्जांपल जो प्लांट्स स्टोर करते हैं ग्लूकोज को जिस फॉर्म में, स्टार्च, वो जो आपके पास है वो होमोपॉलीसेक्राइड। आपकी मसल्स और आपकी लिवर में जो आपके पास ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन, वो आपके पास होमोपॉलीसेक्राइड है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके पास सेल वॉल होती है, सेलुलोज जिसको आप लोग कहते हैं, सेलुलोज, वो आपके पास होमोपॉलीसेक्राइड है। इसके अलावा जो आपके पास काइटिन होता है, चिटिन जिसको आप लोग कहते हैं, जिससे आपकी फंगस की आपके पास सेल वॉल बनती है, वो काइटिन की होती है। इसके अलावा जो आपके पास डेक्स्ट्रिन होता है, जो मोस्टली बैक्टीरिया बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपके दांत में प्लाक है, मतलब जो आपके दांत में पीला पीला होता है, वो असल में पीला पीला क्यों होता है? क्योंकि बैक्टीरिया वहां पर जो होते हैं आपके इनामल, मतलब आपके दांत के ऊपर, वो बनाते हैं डेक्स्ट्रिन। और ये जो आपके पास पॉलीसेक्राइड है, इसकी बहुत सारी ब्रांचिंग होती है, मतलब कि इट इज अ डाइवर्स ब्रांचिंग पॉलीसेक्राइड। तो वो आपके फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करता है, और वो फूड पार्टिकल्स को वो बैक्टीरिया जो है वो फर्मेंट करते हैं, और वो जो आपके दांत का कलर है वो येलो हो जाता है। सो आपके पास ये एग्जांपल्स है होमोपॉलीसेक्राइड की। अगर हेटेरो की करें, हेटेरोपॉलीसेक्राइड, तो फॉर एग्जांपल जो आपके पास पेप्टाइडोग्लाइकेन है, पेप्टाइडोग्लाइकेन जो आपके पास बैक्टीरियल सेल वॉल बनाता है, इट्स अ हेटेरोपॉलीसेक्राइड। उसके अंदर आपके पास नेग और नेम होता है, यानी एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इसके अलावा जो आपको एगारोज होता है, एगारोज,
अगर आप एक लैब के अंदर आपने कभी काम किया तो आपने देखा होगा कि मीडिया बनाते वक्त जो आपको एगर यूज़ करना होता है, एगर, वो एगर क्या है? वो एगर एक हेट्रोपोलीसेकेराइड होता है। सो बेसिकली ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग होमोपोलीसेकेराइड को डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली वो क्या होते हैं, उनकी जो आपके पास टाइप्स हैं, जिसमें स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, काइटिन है, डेक्स्ट्रिन है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसके स्ट्रक्चर को कि वो किस तरह से होता है और उसके फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। सो भाई डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑन होमोपोलीसेकेराइड्स। होमोपोलीसेकेराइड का मतलब आपको पता है कि एक इस तरह के पॉलीसेकेराइड जिसमें आपके पास जो मोनोमर्स होते हैं, यानी मोनोसेकेराइड्स होते हैं, मोनोसेकेराइड्स वो सेम होते हैं। सो लिस्ट में नंबर 1 पे हमारे पास आता है द मोस्ट फेमस स्टार्च। स्टार्च स्टार्च असल में अल्फा डी ग्लूकोज यानी अल्फा डी ग्लूको, अगर पूरा नाम लिखो तो ग्लूको पायरेनोसाइल, पायरेनोसाइल यानी पायरेनोज का पॉलीमर है। मतलब इसका जो मोनोमर है वो ये है, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, ठीक है। मतलब कि इस स्टार्च के अंदर बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज आकर मिलते हैं, ठीक है, और आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं और ये स्टार्च को बनाते हैं। अच्छा, ये इतना सिंपल नहीं है। स्टार्च आपके पास दो किस्म का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अमाइलोज, वन टाइप ऑफ स्टार्च, और सेकंड आपके पास है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन। अच्छा, अब दोनों में क्या डिफरेंस है? अमाइलोज है उसके अंदर आपके पास, मतलब कि दोनों के अंदर आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज ही होगा, लेकिन डिफरेंस होगा उनकी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में और ब्रांचिंग में। जो आपके पास अमाइलोज है वो एक लीनियर पॉलीमर है, लीनियर मतलब एक बिल्कुल सीधा, और जो आपका अमाइलोपेक्टिन है इट इज अ ब्रांच्ड पॉलीमर, मतलब कि यहाँ पर इसकी ब्रांचेस होती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सीधी जा रही है, एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच। ये मैंने लीनियर ऐसे बनाया लेकिन लीनियर होता नहीं, ये असल में स्पाइरल्स होते हैं इस तरह से। आपको आगे जाके मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। ये जो आपके पास अमाइलोज मतलब जो स्टार्च होता है ये आपके पास सर्कुलर होता है, मतलब इस तरह से स्पाइरल फॉर्म में होता है। अमाइलोज में जो आपके पास ग्लूकोज है वो एक दूसरे के साथ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ जुड़े होते हैं, और अमाइलोपेक्टिन में भी जो आपके पास लीनियर होता है, मतलब जब फॉर एग्जांपल जो आपके पास एक तो होगा आपके पास लीनियर पॉलीमर और एक उसके साथ ब्रांच जुड़ी होगी, तो जो लीनियर होगा उसमें आपके पास होगी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है, और जो ब्रांच होगी, ब्रांच उस सेंट्रल चेन से आपके पास अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ी होगी। सो एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन ऑन योर स्क्रीन। ये जो आपके पास लीनियर स्पाइरल है, ठीक है, ये आपके पास अमाइलोज है, और ये जो आपके पास ब्रांच है ये आपके पास अमाइलोपेक्टिन है। एज यू कैन सी कि अमाइलोज में जो आपके पास ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, और अमाइलोपेक्टिन में जो सेंट्रल चेन है उसमें आपके पास अल्फा 1,4 है, और जिस पॉइंट के ऊपर ब्रांच अटैच है वो ब्रांच आपके पास अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के साथ अटैच हुई है। सो दिस इज हाउ योर स्टार्च लुक्स लाइक। सो ये एक किस्म का होमोपोलीसेकेराइड था। अच्छा, तो जो स्टार्च है, स्टार्च की खास बात यह है कि इसके अंदर जो ब्रांचिंग है वो आपके पास इन बिटवीन 20 to 30 रेजिड्यूज के पास आती है, 20 to 30 रेजिड्यूज। अब आप रेजिड्यूज का मतलब मत पूछिएगा बिकॉज मैंने इसको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। अच्छा, मैं आपको हल्का सा एक्सप्लेन कर भी देता हूँ। देखें, जब भी कोई मोनोमर पॉलीमर बनता है तो असल में उस पॉलीमर के अंदर जो उसके मोनोमर होते हैं वो मोनोमर नहीं होते, वो मोनोमर्स के रेजिड्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल जब ग्लूकोज आपस में, बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिलकर इस स्टार्च को बनाते हैं, ठीक है, तो असल में वो ग्लूकोज नहीं होते, वो ग्लूकोज के रेजिड्यू होते हैं। बिकॉज जब ग्लूकोज आपके पास ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाता है तो उसके पास जो OH है उसकी जगह पे ऑक्सीजन, मतलब कि एक हाइड्रोजन उससे रिमूव हो जाता है, और अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो मतलब कि वो ग्लूकोज नहीं रहा। ग्लूकोज कब था? जब वो कंप्लीट स्ट्रक्चर था, लेकिन जब उसने बॉन्ड बनाई तो बॉन्ड के नतीजे में उससे एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो अब वो क्या रह गया? अब वो रेजिड्यू रह गया। अगर आपको इसको मजीद समझना है तो आपने पिछली वीडियो का लास्ट पोर्शन देखना, उसमें मैंने इसको कंप्लीट एक्सप्लेन किया है, वो होगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड डाइसैकेराइड, उसमें मैंने रेजिड्यूज को कंप्लीट एक्सप्लेन कर रखा है। अच्छा, तो ये आपके पास होगा स्टार्च। इसके बाद आपके पास आता है ग्लाइकोजन। अच्छा, एक और बात, अगर इसकी फंक्शन के ऊपर बात करूं तो आपको पता है कि जो स्टार्च है वो प्लांट का फूड स्टोरेज पॉलीमर है, फूड स्टोरेज पॉलीमर। मतलब कि प्लांट्स के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, आइदर इट विल बी अमाइलोज एंड आइदर इट विल बी एग्जैक्टली अमाइलोपेक्टिन। अब आइए बात करते हैं ग्लाइकोजन के बारे में। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर वेरी मच सिमिलर इज विद अमाइलोपेक्टिन, मतलब कि जो ग्लाइकोजन है वो भी आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, ग्लूको पायरेनोसाइल, पायरेनोज आप कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पायरेनोज क्या है? अगर आपको ये नहीं पता तो
आई मस्ट रिकमेंड यू कि आप पूरी सीरीज देखें ताकि आपको एग्जैक्टली इसके जो आपके पास स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का वो आपको कंप्लीटली समझ आए। अच्छा, तो मैंने बात की कि जो आपके पास ग्लाइकोजन है वो भी आपके पास अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज मतलब कि अल्फा डी ग्लूकोज यानी ग्लूकोज का पॉलीमर है, और ये स्ट्रक्चर में बिल्कुल सिमिलर है अमाइलोपेक्टिन के साथ, क्योंकि ये भी एक ब्रांच्ड पॉलीमर है, ब्रांच पॉलीमर। जिस तरह से यहाँ पर मतलब कि अमाइलोपेक्टिन में जो सेंट्रल चेन थी, ठीक है, उसमें आपके पास जो ग्लूकोज के मोनोसेक्राइड थे वापस में एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ बॉन्ड थे, और जहाँ पर ब्रांच आई यानी जब ब्रांच सेंट्रल चेन से अटैच हुई तो वहां पर उस ब्रांच और सेंट्रल चेन में जो बॉन्डिंग थी वो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड थी। लेकिन डिफरेंस ये है कि जो आपके पास ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग है वो थोड़ी सी कंडेंस है, मतलब कि यहाँ पर अमाइलोपेक्टिन में आफ्टर 20 to 30 रेजिड्यूज आपके पास एक नई ब्रांच आती है, लेकिन 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 इनसाइड ग्लाइकोजन ये आती है आफ्टर 10 to 12, मतलब कि 10 से 12 रेजिड्यूज के बाद आपके पास एक नई ब्रांच शुरू हो जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए अगर मैं इसको बनाऊं, वैसे लीनियर होता नहीं है, ये भी आपके पास स्पाइरल होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए सर्कल आपके पास मोनोसेक्राइड है, तो अगर एक ब्रांच यहाँ से स्टार्ट हो रही है 1 2, ठीक है, ये एक ब्रांच है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दूसरी जो है वो 10 से 12 या 8 से 12 के दरमियान 8 से 12 रेजिड्यूज बाद जो है वो दूसरी ब्रांच स्टार्ट हो जाएगी इस तरह से। और इनसाइड अमाइलोपेक्टिन वो इस तरह से 20 से 30 आपके पास रेजिड्यूज के बाद एक नई ब्रांच आएगी। सो दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन या फिर स्टार्च। जिस तरह से आपके पास स्टार्च जो था वो प्लांट्स का फूड स्टोरेज पॉलीमर था, इस तरह से ये जो है मतलब जो आपके पास ग्लाइकोजन है ये आपके पास एग्जैक्टली एनिमल्स का एनिमल्स फूड स्टोरेज पॉलीमर। आपको पता है कि जब कोई भी आप खाना खाते हैं तो आपके खाने में ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज आपके ब्लड में आता है और ब्लड से जाकर आपके लिवर और आपके मसल्स में ऐसा ग्लाइकोजन स्टोर होता है। अब मेरा ये सवाल है, मतलब कि एक बहुत ही मासूमाना सा सवाल है, सवाल ये है कि वाई, क्वेश्चन इज दैट वाई जो आपके पास फूड है या इन शॉर्ट जो आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन पॉलीमेरिक फॉर्म। मैं इस सवाल को भी एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब कि सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक हेपेटोसाइट है, आई होप यू कैन सी दैट, ये आपके पास एक हेपेटोसाइट है। हेपेटोसाइट मतलब हेपेटो मींस लिवर एंड साइट मींस सेल, लिवर का सेल। तो मेरा सवाल ये है कि आपको इसके अंदर अगर ग्लूकोज को रखना है तो आप मोनोसेक्राइड की फॉर्म में क्यों नहीं रख सकते इस तरह से। मतलब आपको लाजमी तो नहीं है कि आप इसको पॉलीमर बना के रखें, बिकॉज पॉलीमर में भी और आपके पास मोनोमर में भी जगह तो इन्होंने सेम घेरनी है। सो व्हाई इज दैट कि आपके पास पॉलीमर बनते हैं? द रीजन इज ऑस्मोलैरिटी मैन, ऑस्मोलैरिटी। ये मैंने वाटर में एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन इसको मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स मजीद बूस्टअप कर सके। एक फिगर है उसको आप लोग देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास हेपेटोसाइट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास हेपेटोसाइट्स होते हैं, हेपेटोसाइट राइट, उसके अंदर जो आपके पास ग्लाइकोजन होता है, एवरेज हेपेटोसाइट के अंदर जितना ग्लाइकोजन होता है उसकी जो कंसेंट्रेशन होती है, एक्टिव मास जो होता है, एक्टिव मास, आई होप सो कि आपको एक्टिव मास का मतलब पता हो, मतलब कि उस ग्लाइकोजन में, मतलब कि उस हेपेटोसाइट के अंदर ग्लाइकोजन की जितनी कंसेंट्रेशन होती है जो कि किसी भी वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सके, वो होती है अबाउट 0.01 माइक्रोमोलर, इतनी होती है। और अगर ग्लाइकोजन के जितने ही वेट का सिर्फ ग्लूकोज रख दिया जाए, मतलब कि आपने जो आपके पास ग्लूकोज को एज ए ग्लाइकोजन में स्टोर किया था, अब आप उसको पॉलीमर मत बनाएं, अब आप सिंपली जाके मोनोसेक्राइड को रख दें। मतलब इफ वी सेम वेट ऑफ ग्लूकोज, यानी कि मोनोमेरिक ग्लूकोज, मोनोमर, मतलब कि यहां पर तो ये पॉलीमर था ना, अब आपने वही लेना है, मतलब कि वही ग्लाइकोजन लेना है, लेकिन अभी आपने जितना वेट इसी का था उतना ही लेना है, लेकिन ग्लूकोज को अभी बॉन्ड नहीं करवाना है एक दूसरे के साथ, सिंपल फ्री रखना है। तो उसकी जो कंसेंट्रेशन निकल के आती है आप हैरान हो जाएंगे, इट इज 0.4 मोलर, ऑलमोस्ट आपके पास यहाँ पर 10 एक्सपोनेंशियल -7 का डिफरेंस है। और अगर इतनी कंसेंट्रेशन किसी सेल में होगी तो वो सेल विद इन माइक्रोसेकेंड हाइपरटोनिक होने की वजह से वो फट जाएगा। बिकॉज आपको पता है कि अगर सेल का अंदर जो है वो हाइपरटोनिक है तो सारा का सारा पानी इसके अंदर आएगा और सेल फट जाएगा।
लेकिन अगर आप उतने ही मतलब कि वो सारे ग्लूकोज को आप लोग अगर उसका पॉलीमर बना देते हैं ग्लाइकोजन, तो उसकी कंसेंट्रेशन 0.4 से 0.01 माइक्रोमीटर हो जाती है, इतनी कम। वाई? बिकॉज जब ग्लूकोज ओपन होता है तो इसका एनोमेरिक कार्बन फ्री होता है, और जब एनोमेरिक कार्बन फ्री होता है तो वो बहुत रिएक्टिव होता है, और जब वो रिएक्टिव होता है तो वो उसका एक्टिव मास मजीद इंक्रीज कर देता है, मतलब उसकी कंसेंट्रेशन और बढ़ा देता है, रिएक्टिविटी और बढ़ा देता है। लेकिन जब आप उसको यूज करवा देते हैं वाइल फॉर्मिंग द ग्लाइकोजन, तो उसकी जो रिएक्टिविटी वो कम हो जाती है, और उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो भी एक नाकाबिले यकीन हद तक कम हो जाती है, जिससे उसकी जो उस हेपेटोसाइट के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, वो लेस हाइपरटोनिक हो जाता है, और वो जो हेपेटोसाइट है वो उस ग्लूकोज को विदाउट एनी डिस्टर्बेंस स्टोर कर सकता है। सो दिस वाज द रीजन दैट व्हाई वी हैव टू फॉर्म ग्लाइकोजन और इनसाइड और स्टार्च इन केस ऑफ प्लांट्स। सो अगर डेक्स्ट्रिन के ऊपर बात करें, डेक्स्ट्रिन तो वो भी अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस का पॉलीमर होता है। पाइरेनोस मतलब कि उसके मोनोमर भी अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं। लेकिन वहां पर जो आपके पास चेन के मेन चेन के अंदर, अच्छा ये भी आपके पास ब्रांच पॉलीमर है, ब्रांच पॉलीमर। डेक्स्ट्रिन के अंदर जो आपके पास ब्रांच में मतलब कि एक सेंट्रल चेन में, फॉर एग्जांपल आपको पता ना कि एक होती है सेंट्रल चेन, राइट देयर आई एम ड्राइंग, ये सेंट्रल चेन है, और ये आपके पास जो है ये ब्रांच है, राइट। तो जो आपके पास सेंट्रल चेन होती है, सेंट्रल चेन में यहाँ पर लिख भी देता हूँ, सेंट्रल चेन दिस वन, उसकी जो आपके पास मतलब उसके अंदर अल्फा डी ग्लूकोज आपस में अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, और जो ब्रांच होती है मतलब कि जहां पर ब्रांच इसके साथ अटैच। अच्छा एक और बात आप याद रखें कि जो मैंने ऊपर डिस्कस किया कि आपके पास ब्रांच में अल्फा 1,6 होगा, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी ब्रांच में अल्फा 1,6 होगा। कहने का मतलब ये है कि जहां से मतलब कि जिस पॉइंट से वो उसके साथ अटैच है मेन चेन के साथ, वहां पर आपके पास अल्फा 1,6 होगा, बाकी यहां पर वही सेम होगा। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए मैं इसको अगेन, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन, ठीक है, और इसी को आप अमाइलोपेक्टिन भी सपोज कर सकते हैं। तो सेंट्रल चेन में आपके पास आपको पता है कि जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के साथ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर चेन के अंदर जो ब्रांच है, दिस ब्रांच चेन, इस ब्रांच में भी जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब जो मोनोमर्स हैं, जो आपके पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपके साथ अल्फा 1,4 के साथ ही जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर दिस पॉइंट में, जिसको मैं यहाँ पर रेड से शो कर रहा हूँ, दिस रेड, ये जो रेड है, ये बॉन्ड जो है मतलब जहां से ये ब्रांच चेन मेन चेन तक जुड़ी है, ये बॉन्ड आपके पास अल्फा 1,6 है। एक बात याद रखेंगे, राइट। अच्छा, सो आई होप सो कि आपको अब समझ आए। डेक्स्ट्रिन जो है वो आपको पता है कि वो भी एक अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस का पॉलीमर है, ठीक है। उसके अंदर जो सेंट्रल चेन है उसमें जो बॉन्ड है मतलब कि यहाँ पर ये वाली दिस वन, वो इस मरतबा अल्फा 1,6 है, आप याद रखेंगे, ठीक है, अल्फा 1,6, और यहाँ पर भी अल्फा 1,6 होती है, और इस पॉइंट के ऊपर जो ब्रांच है वहां पर आपके पास जो बॉन्ड होती है वो है अल्फा 1,3 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। समटाइम्स ये जो होती है अल्फा 1,2 भी हो सकती है, ठीक है, ब्रांच, ये बॉन्ड, ठीक है, ये अल्फा 1,2,3 नॉर्मल होती है, ठीक है। ये जो है ये अल्फा 1,2,2 भी हो सकती है, और 1,2,4 भी हो सकती है। कौन सी? अल्फा ब्रांच ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। सो दिस इज हाउ योर डेक्स्ट्रिन लुक लाइक। अच्छा, ये जो डेक्स्ट्रिन है ये कहाँ होता है एग्जैक्टली? ये डेक्स्ट्रिन जिस तरह से मैंने आपको इंट्रो में एक्सप्लेन किया कि जो आपके दांत के ऊपर जो पीलापन अक्सर लगता है अगर आप दांत रेगुलरली ब्रश नहीं करते, तो वो इस डेक्स्ट्रिन की वजह से होता है। ये जो डेक्स्ट्रिन है ये आपके बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, और ये आपको पता है कि ये एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच पॉलीमर है। तो ये आपस में एक इस तरह से मैशवर्क में, मतलब इस तरह से आपस में एक नेट बना देता है। उस नेट के अंदर ये आपके जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको ट्रैप करता है। वो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर आके आपके बैक्टीरिया करते हैं, और उसको फर्मेंट करके उसको एक बाय प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, जो कि आपके टीथ को येलो बना देता है। तो येलोनेस ऑफ योर टीथ इज बिकॉज ऑफ द डेक्स्ट्रिन, राइट। सो अब आइए बात करते हैं सेलुलोज के बारे में। सेलुलोज के ऊपर बात करने से पहले आई थिंक मैं कुछ एक फॉरगेट कर गया था व्हाइल डिस्कसिंग स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। तो मैंने आपको जो बताया था कि इसकी जो आपके पास पॉलीसेकेराइड होता है वो इस तरह से स्पाइरल फॉर्म में होता है, एज यू हैव सीन इन द पिक्चर, राइट। ये कुछ इस तरह से स्पाइरल फॉर्म में होता है, स्पाइरल फॉर्म, दिस इज हाउ, ठीक है। और ये ग्लाइकोजन में भी, ठीक है, और खास तौर पर ये स्टार्च के अंदर इसकी जो एक टर्न होती है, राइट, इसकी एक टर्न, फॉर एग्जांपल एक टर्न यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, फ्रॉम हियर, लेट मी मेड इट विद अ डिफरेंट कलर, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ठीक है, हियर, यहाँ से एंड अप हियर। इसकी जो एक टर्न है, राइट, स्टार्च के केस में
उसमें आपके पास पर 10 आपके पास 6 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, 6 ग्लूकोज। और अगर आपने लैब के अंदर एक खास किस्म का टेस्ट, जिसको आप लोग आयोडीन टेस्ट कहते हैं, आयोडीन टेस्ट स्टार्च डिटेक्शन के लिए हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं। मतलब कि एक स्टार्च हाइड्रोलिसिस टेस्ट होता है बायोटेक्नोलॉजी में भी, और इसके अलावा जब आप मीडिया पढ़ते हैं उसके अंदर एक स्टार्च हाइड्रोलिसिस टेस्ट होता है, ठीक है। उसके अंदर आप आयोडीन डाल के स्टार्च की प्रेजेंस डिटेक्ट करते हैं। तो आयोडीन क्या होता है? बेसिकली आयोडीन इज एक्चुअली I3 नेगेटिव, ठीक है। तो जो I3 नेगेटिव है ये जाके इस स्टार्च के जो आपके पास हिलेक्स होता है इसके अंदर ये फिट हो जाता है कुछ इस तरह से। I3 एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, लेकिन फॉर एक्सप्लेनिंग लेट मी ड्रॉ दैट, ये I3 आ गया, ठीक है। और ये जब इस हेलेक्स के अंदर आके फिट होता है तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग शुरू कर देता है, और जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है तो उसमें ये एक कलर में आता है, कलर इख्तियार कर देता है। और ये जो कलर होता है ये मोस्ट ऑफ द केस डार्क ब्लू का होता है, डार्क ब्लू, या आप इसको पर्पल भी कंसिडर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर एंड द इंटेंसिटी ऑफ आयोडीन यू आर यूजिंग। ओके, अच्छा, सो अगर यही आयोडीन टेस्ट आप लोग अमाइलोपेक्टिन या फिर ग्लाइकोजन का करें, ये जो आपने डार्क ब्लू लिया, मतलब कि डार्क ब्लू किस केस में आता है? सिर्फ और सिर्फ अमाइलोज के केस में। अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के केस में ये जो कलर आता है विद द सेम फंडामेंटल कि आपके पास आयोडीन आके इनके अंदर इस तरह से फिट हो जाएगा, और ये आपके पास जो कलर देगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इट विल बी रेड, राइट, रेड और ब्राउन इन कलर। सो ये जो आपके पास इस तरह से आयोडीन और स्टार्च की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, इसकी पिक्चर एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन आपके पास कुछ इस तरह का दिखता है, और जब इस तरह का दिखता है तो ये कलर देता है जो कि आप लोग देख सकते हैं। सो दैट वाज इट विद द आयोडीन टेस्ट, ठीक है। मतलब कि आयोडीन कुछ इस तरह से, आयोडीन टेस्ट कुछ इस तरह से होता है। अब आइए डिस्कस करते हैं सेलुलोज और फिर डिस्कस करते हैं काइटिन। सो अब आइए डिस्कस करते हैं सेलुलोज के बारे में। सेलुलोज इज आल्सो अ पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, कितनी मजे की बात है कि जो सेलुलोज है, ठीक है, वो भी और ग्लाइकोजन और स्टार्च भी दोनों ग्लूकोज के मिलकर बने हुए हैं, लेकिन स्टार्च और ग्लूकोज का कितना डिफरेंट फंक्शन है। और सेलुलोज सेल वॉल कितनी थिक, फॉर एग्जांपल जो वुड होती है इट इज सेलुलोज ना, तो हाउ डिड दैट सेम मोनोमर बट सो मच डिफरेंट रिजल्ट्स? आइए डिस्कस करते हैं। तो जिस तरह से मैंने कहा कि आपके पास जो सेलुलोज है वो आपके पास एग्जैक्टली ग्लूकोज का मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर जो आपके पास है वो है ग्लूकोज, यानी ग्लूकोपाइरेनोज, अगर मैं कुछ खोल के लिखूं पाइरेनोज। लेकिन जो चीज डिफरेंट है वो ये है कि सेलुलोज के अंदर जो आपके पास ग्लूकोज है वो आपके पास बीटा एनोमर होता है। सारी कहानी यहाँ खराब होती है, फिर यहाँ ठीक होती है, कुछ भी कह सकते हैं। यानी बीटा डी ग्लूकोज आपके पास सेलुलोज का मोनोसेक्राइड है। इन दैट केस मतलब कि ग्लाइकोजन और स्टार्च में अल्फा डी ग्लूकोज था, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास इस तरह से बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीसेक्राइड है। इट इज अ लीनियर पॉलीसेक्राइड, मतलब कि इसमें कोई ब्रांच नहीं है, लीनियर पॉलीसेक्राइड। और इसमें जो आपके पास मोनोसेक्राइड है वो आपस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ जुड़े हुए हैं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सो दिस इज सो सिंपल अबाउट सेलुलोज। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि किस तरह से ये एक सिर्फ और सिर्फ एनोमेरिक कार्बन चेंज होने की वजह से ये पॉलीसेक्राइड उन दो पॉलीसेक्राइड जिसमें यहाँ पर अल्फा था इतने डिफरेंट क्यों हैं? द रीजन इज दैट कि जब आपके पास बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, सो एवरी सेकेंड मॉलिक्यूल, यानी एवरी सेकेंड ग्लूकोज गेट्स इन्वर्टेड, उल्टा हो जाता है, पुट्ठा हो जाता है, पुट्ठा। मतलब अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, तो फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए यहाँ पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीजन लाइक दिस लाइक यहाँ पास इसी कारण यहाँ आपके पास OH दिस H दिस OH दिस OH एंड दिस H एंड लाइक दिस लाइक OH अगर लाइक बना अगर सेलुलोज डाइस लाइक लाइक तो लाइक तो यहाँ से दिस लाइक हां दिस लाइक दैट लाइक दिस लाइक दैट दिस OH दिस OH दिस OH दिस OH दिस OH दिस सो ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये भी बीटा एनोमर है, ये भी बीटा एनोमर है। तो होता कुछ हुआ है कि जब इस तरह से इनकी बॉन्डिंग होती है तो ये जो सेकंड वाला है ये इन्वर्ट कर जाता है, बिकॉज देखिए यहाँ पर एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में एक चेन है, ये थोड़ा सा उल्टा है। ये जब उल्टा हो जाएगा ये वाला, मतलब कि ये सेकंड ग्लूकोज जब उल्टा हो जाएगा तो ये जो आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। सो लेट मी रेज इट एंड लेट मी ड्रॉ एन इन्वर्टेड स्ट्रक्चर। ये आई थिंक इसको इस तरह से रहने देते हैं। सो ये इन्वर्टेड हो गया। आई होप सो कि आपको क्लीनली नजर आ रहा होगा।
सो जब ये इस तरह से जो सेकंड ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो इन्वर्ट कर जाता है, तो जो आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है इन बिटवीन द फाइबर्स ऑफ सेलुलोज, मतलब कि सेलुलोज के एक पॉलीमर, और मतलब कि लाजमी नहीं कि एक सेलुलोज में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलीमर हो, मतलब कि पूरी सेल वॉल में एक ही पॉलीमर हो सेलुलोज का, बहुत सारे होते हैं ना, लेयर्स होती हैं, तो एक लेयर दूसरी लेयर के साथ सेल हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है इस तरह से, बिकॉज यहाँ पर इसका जो प्रोटॉन है ये ऊपर वाले OH के साथ अटैच होता है। फॉर एग्जांपल ये जो OH अगर ऊपर होता तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इससे क्या हुआ, इससे आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मैक्स हो गई। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है, एज यू कैन सी, ये आपके पास सेलुलोबायोज है, ये असल में उसी मतलब कि जो मैंने इन्वर्टेड स्ट्रक्चर बनाया है सेलुलोज का, ये असल में वो ही सेलुलोबायोज है। उसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये ना सिर्फ ऊपर वाली आपके पास लेयर्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, बट विद इन द सेम चेन, विद इन द सेम डाइसेक्राइड, ये आपके पास जो 2 पॉलीसेक्राइड यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहे हैं। सो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, और सबसे बढ़कर अगर आप लोग यहाँ पर एक चीज विटनेस कर सकें, अगर आपने मेरी वाटर सीरीज देखी है तो उसमें मैंने ये बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब स्ट्रेंथिंग होती है, मतलब कि उसकी स्ट्रेंथ कब मैक्सिमम होती है, जब आपके पास डोनर और एक्सेप्टर एटम एक ही लाइन में। यहाँ पर देखें तो OH मतलब कि डोनर ऑक्सीजन और एक्सेप्टर ऑक्सीजन एक ही लाइन में इन द हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड वो स्ट्रेंथन है, मैक्सिमम है। सो बिकॉज ऑफ दिस मैक्सिमैलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, आपके पास जो सेलुलोज है वो इतना हार्ड एंड फास्ट होता है। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट कि व्हाई आपके पास सेलुलोज इतना स्ट्रेंथन है। सो भाई ये बात करते हैं चिटिन के बारे में। सो नाउ लेट अस टॉक ऑन चिटिन, जो कि आपके पास फंजाइस की सेल वॉल बनाता है। अगर इसके मोनोसेक्राइड के ऊपर बात करें तो इट इज आल्सो बीटा डी, बट यहाँ पर ये जो मोनोसेक्राइड ये थोड़ा सा मोनोसेक्राइड का डेरिवेटिव है, इसको आप लोग कहते हैं ग्लूकोज अमाइन, इन शॉर्ट एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, जो कि अक्सर आपको बैक्टीरियल सेल वॉल यानी पेप्टाइडोग्लाइकन में आपको कॉमन मिलेगा, इसको आप लोग नेक भी कहते हैं। और ये भी एक लीनियर पॉलीसेक्राइड है, बिल्कुल सेलुलोज की तरह लीनियर पॉलीसेक्राइड, लीनियर है, ठीक है, यानी इसके अंदर भी जो आपके पास 2 मोनोसेक्राइड यानी 2 नेक्स के दरमियान जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है वो आपके पास बीटा 1,4 ही होती है, और इसके अंदर भी जो एवरी सेकंड आपके पास जो नेक है वो इन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड की जो पॉसिबिलिटी है वो मैक्सिमाइज कर जाती है, और जिस वजह से ये काइटिन जो है इसका भी जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन का जो डिग्री होता है वो इंक्रीज कर जाती है, और बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन ये जो काइटिन है ये भी सेलुलोज की तरह एक हार्ड स्ट्रक्चर बनता है, जो कि आपके पास बाद में जाके फंजाइस की सेल वॉल बनाता है। व्हाट इट डज, इट बेसिकली फॉर्म्स फंगस सेल वॉल। अगर मैं इस नेक का स्ट्रक्चर आपके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो शायद आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। सो इट इज नथिंग बट अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल CH2OH, राइट, इट्स राइट देयर, देयर इज द ऑक्सीजन, देयर इज द कंप्लीट लेटर स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपके पास इसकी बीटा फॉर्म है, ठीक है, एंड दिस इज योर OH, बिल्कुल ग्लूकोज ही होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो आपके पास इस ग्लूकोज का जो सेकेंड कार्बन का जो OH है उसकी जगह पर एक अलग ग्रुप अटैच होता है जिसको आप लोग कहते हैं एन एसिटाइल, मतलब इट लुक समथिंग लाइक दैट, लेट मी ड्रॉ इट, NH, एंड इट इज बॉन्डेड विद अ कार्बन which is methylated and it's also double bonded with oxygen। So इस तरह से आपका जो नेक है ये कुछ इस तरह से दिखता है, और काइटिन में ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना के ये इस तरह से स्टेबलाइज होता है और जो फंगस सेल वॉल है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सो इट वॉज इट विद द पॉलीसेक्राइड इंट्रो एंड होमो पॉलीसेक्राइड। आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स, लाजमी शेयर कीजिएगा जो आपके दोस्त हैं, जो कि आपके क्लासमेट्स हैं, ताकि उनके कंसेप्ट भी इस तरह से बूस्टअप हो सकें। और अगर मुझसे किसी किस्म की कोई चीज़ मिस हो गई है, आई कुडंट बी एबल टू एक्सप्लेन यू समथिंग, प्लीज़ नोटिफाई मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड सो इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर योरसेल्फ। एक नई वीडियो मिलेंगे। गुड बाय।